हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज जो है हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि होगी क्लास 9th की सोशल साइंस की बुक्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सोशल साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सोशल साइंस जो है आपने 6th में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो सोशल साइंस है 9th क्लास में, उसे हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ जो सिविक्स वाला जो पार्ट था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे कवर करेंगे। यहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तो हमको यहाँ अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने 6th में, 7th में, 8th में हिस्ट्री पढ़ी वो यहाँ की हिस्ट्री से थोड़ी डिफरेंट है, 9th क्लास की हिस्ट्री से थोड़ी डिफरेंट है। 6th में हमने क्या पढ़ा था? एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री वो भी कहाँ की? इंडिया की। उसके बाद हमने देखा 7th में मेडिवल हिस्ट्री इंडिया की। फिर हमने जो 8th क्लास में उसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, इंडिया की इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा। अब 9th क्लास में जो हिस्ट्री है इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें हमको पढ़ना है मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में कि वर्ल्ड में मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ। ठीक है। तो पूरा जो इसको, ये जो पार्ट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं उसको, तो पहला तो है इवेंट और प्रोसेसेस के बारे में हमको पढ़ना है कि कौन से इवेंट्स हुए जिसने हमारे पूरे वर्ल्ड में चेंजेस लेके आया, जो जो इवेंट्स है और जो प्रोसेसेस हुए उनके बारे में। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। उसके बारे में हमने थोड़ा जो है हमने कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ा है। हमारा जो 8th क्लास की बुक है उसमें हमने थोड़ा बहुत फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में देखा था। उसके बाद सेकेंड चैप्टर में हमको देखना है सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। तो सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? समाजवाद, जहाँ पे ये माना जाता है कि सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये यूरोप में कैसे आया? उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन क्या है उसके बारे में हमको देखना है। और थर्ड चैप्टर है उसमें हमने नाजिज्म और हिटलर के बारे में देखना है। नाजिज्म एक तरीके का, नाजीज एक ग्रुप हुआ करता था जो पूरी जर्मनी को उस समय कंट्रोल करता था 1930 से लेके जब तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड नहीं हुआ तब तक। तो हिटलर के बारे में आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा। बहुत ही क्रूर नेता था। तो उसके बारे में भी हम चैप्टर थर्ड में देखेंगे। उसके बाद सेकेंड सेक्शन है लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। जो इसमें हमको जो एकदम लोकल ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ना है हमको। फर्स्ट चैप्टर इसका ये होगा। उसके बाद सेकेंड चैप्टर इसमें है पास्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये जो चरवाहे होते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, ये सारे के जो लाइव्स हैं उनके बारे में हमको सेकेंड सेक्शन में देखना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ये वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें। उसके बाद जो है हम चैप्टर वाइज जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हम सेक्शन 1 में क्या पढ़ने वाले हैं उसको डिटेल में देख लेते हैं। तो सेक्शन 1 में हम देखेंगे इवेंट और प्रोसेसेस के बारे में। तो in section 1 you will read about French Revolution, Russian Revolution and the rise of Nazism. In different ways all these events were important in making of modern world. तो यहाँ पे जो सेक्शन 1 है जो इवेंट एंड प्रोसेस, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। रशियन रेवोल्यूशन के बारे में देखेंगे और राइज ऑफ नाजिज्म के बारे में देखेंगे। तो ये तीनों चीज मैंने आपको बता दी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये जो इवेंट्स हुए हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारे जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जहाँ मॉडर्न सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, उसके मेकिंग में ये जो क्रांतिज है ना, ये जो इवेंट्स है उनका क्या रोल था, ये सब चीजें हमको देखना है। तो चैप्टर 1 इज ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन। टुडे वी ऑफ्टन मेक द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर ग्रांटेड। तो चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में है। और आज की डेट पे देखें तो हम जो लिबर्टी मतलब हमको जो छूट दी गई है, फ्रीडम जो हमको स्वतंत्रता मिली है, इक्वलिटी जो समान अधिकार है हम लोग के पास में, इसको हम एकदम ग्रांटेड लेते हैं मतलब हम इसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि अभी ये चीजें हमारे पास है। देखिए, जब जिसके पास जो चीज होती है उसके पास वो चीज इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर आपके घर में भरपूर पानी आता है तो कभी आपको पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आप वहीं पे देखिए जहाँ से आप देखे होंगे रोड्स वगैरह में, कहीं पे आपने देखा होगा जहाँ पे थोड़ा लोकल एरिया रहता है, वहाँ पे लोग मतलब डिब्बा डिब्बा भर के बाल्टीज में पानी भरते रहते हैं। तो वो लोगों के पास जो है पानी की इम्पोर्टेंस ज्यादा है। तो वैसे ही ये जो छोटे छोटे जो आइडियाज हैं, ठीक है, आइडियाज किसी, लिबर्टी हो गया, फ्रीडम हो गया, इक्वलिटी हो गया, इसको हम उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्यों? क्योंकि आज वो हमारे पास है।
So, but we need to remind ourselves that these ideas also have a history. By looking at French Revolution, you will read a small part of that history. तो हमको यहाँ पे ध्यान देके चलना है कि ये जो आइडियाज है इसकी भी एक हिस्ट्री है भाई। ये ऐसा ही नहीं कि हमको एकाएक मिल गया, धीरे धीरे लोगों लोगों ने चाहा कि हम अपने समाज में परिवर्तन करें, सुधार करें, उसके बाद ही हमको ये सारी चीजें मिली है। बट तो ये सारी चीजें हमको कैसे मिली, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमको बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिलेंगी। द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ मोनार्ची इन फ्रांस, अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस gave way टू अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमको ये जानने के लिए मिलेगा कि फ्रांस में जो मोनार्ची हुआ करती थी, मोनार्ची मतलब जहाँ पे एक अधिकार, एक ही राजा का सारा चलता था, सारी जो उसी की बात मानी जाती थी, एक ही व्यक्ति वहां पे शासन करता था। ये शासन जो है फ्रांस में कैसे खत्म हुआ, और ये जो सोसाइटी है जहाँ पे मानव अधिकार मिला है, ठीक है, स्पेशल राइट मिले हैं, वो एक नया सिस्टम को कैसे, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को कैसे जगह देता है। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन ड्यूरिंग रेवोल्यूशन अनाउंस द कमिंग ऑफ अ न्यू टाइम। तो ये जो डिक्लेरेशन था कि राइट्स, ह्यूमंस को राइट्स मिलने चाहिए, राइट ऑफ मैन, ठीक है, ये जो क्रांति हुई उस समय जो राइट्स मिले मैन को, इससे समझ में आया कि ये एक नया टाइम आने का समय आ चुका है। द आइडियाज दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैड राइट्स एंड कुड क्लेम इक्वालिटी बिकम पार्ट ऑफ न्यू लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये जो आइडिया है कि सारे जो इंडिविजुअल है उनके पास अधिकार है, और हर कोई जो क्लेम कर सकता है कि हाँ मैं इक्वल हूँ, है ना, अगर मेरे सामने खड़ा कोई आदमी है तो मैं उसके बराबर का हूँ, है ना, मैं उससे कोई किसी भी तरीके से तुच्छ नहीं हूँ, ये चीजें अब क्लेम कर सकते थे लोग। तो इसने एक नई लैंग्वेज लेके आई पॉलिटिक्स में, ठीक है, जो राजनीति है उसमें एक नया चेंजेस लेके आए, नई लैंग्वेज लेके आए, ये जो राइट्स मिले लोगों को। तो दिस नोशन ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम मर्ज्ड एज द सेंट्रल आइडियाज ऑफ न्यू एज, बट इन डिफरेंट कंट्रीज दे वर रीइंटरप्रेटेड एंड रीथॉट इन मेनी डिफरेंट वेज। तो ये जो नोशन था इक्वलिटी और फ्रीडम का, तो ये बहुत सारे चेंजेस लाए, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में इसको अलग तरीके से देखा जाता था, अलग तरीके से सोचा जाता था। जैसे कि द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स इन इंडिया, चाइना, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका प्रोड्यूस्ड आइडियाज that were innovative and original, but they spoke in a language that gained currency only after late 18th century। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आइडिया है ना, ये इक्वालिटी और फ्रीडम का, तो इसको अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया, फिर से सोचा गया। तो ये जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हुआ करते थे, जैसे कि फ्रांस में हुआ, तो फ्रांस में हुआ वो कब की बात है, 16th-17th सेंचुरी की बात है। और यहाँ पे इंडिया और चाइना में कब हुआ, ये लेट 18th सेंचुरी में हुआ, इंडिया, चाइना, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। तो अलग अलग जगह के लोगों का सोचने का तरीका अलग था, वो अलग अलग तरीके से बोल के लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते थे, जैसे कि हमने क्लास 8th में देखा। तो ये इसने इसने पकड़ कब रखी, जब 19th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी आते आते इसमें पकड़ आई। अब in chapter 2, you will read about the coming of socialism in Europe and the dramatic event that forced the ruling monarch, the Tsar Nicholas II, to give up power। तो अब जो है चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि सोशलिज्म, है ना, जैसे कि मैंने सोशलिज्म का मतलब बताया, समाजवाद, जहाँ पे व्यक्तियों को एक अधिकार दिया जाता है, वो यूरोप में कैसे आया। और जो ड्रामेटिक मतलब अचानक से जो एक इवेंट हुआ जिसके कारण जो रूलिंग मोनार्क था वहां पे, तसार निकोलस टू, उसको अपने पावर्स जो है वो छोड़ देने पड़े। अब उसके बाद जो है हमको रशियन रेवोल्यूशन के बारे में देखना है। द रशियन रेवोल्यूशन sought to change society in a different way. It raised the question of economic equality and well-being of workers and peasants। अब जो रशियन रेवोल्यूशन है वो दूसरी तरीके से सोसाइटी को भी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने क्वेश्चन उठाए कि इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होनी चाहिए। इससे पहले क्या बात हो रही थी, इक्वालिटी की बात हो रही थी, एक अधिकार की बात हो रही थी कि सारे लोग इक्वल है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जब रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमिक इक्वालिटी। मतलब कोई भी इंसान जो है रिच नहीं होना चाहिए, पुअर नहीं होना चाहिए, सबके पास जो है एक तरीके की इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। इकोनॉमी जो है पैसों से रिलेटेड होता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था बोलते हैं जिसको।
और इसमें एक और बात हो रही थी कि वेलबींग, जो वर्कर्स और पीसेंट जो है, जो फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनका जीवन भी अच्छा होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी हमको सोचना चाहिए। द चैप्टर विल टेल यू अबाउट चेंजेस दैट वे इनिशिएटेड बाय न्यू सोवियत गवर्नमेंट, द प्रॉब्लम्स इट फेस एंड मेजर्ड इट अंडरटुक। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपको बताएगा कि क्या क्या चेंजेस जो न्यू सोवियत गवर्नमेंट जो रशिया में फॉर्म हुआ था, उन्होंने क्या क्या चेंजेस लिए, उनको क्या क्या चेंजेस वो इनिशिएटिव लिया, उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाने के लिए, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़े, और उसके बाद क्या क्या मेजर्स उन्होंने लिए कि ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सके। While the Soviet Russia pushed ahead with industrialization and mechanization of agriculture, it denied the rights of citizens that were essential to the working of democratic society. तो देखिए, सोवियत रशिया ने क्या किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसको तो बढ़ावा दिया, ठीक है, सिटीजन्स को राइट्स भी दे दिए, लेकिन जो एसेंशियल था, जो जो वर्कर्स है वहां पे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, उनको उन्होंने बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। द आइडिया ऑफ सोशलिज्म हाउएवर बिकेम पार्ट ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स इन डिफरेंट कंट्री। और ये जो सोशलिज्म है, ये पूरे जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जितनी भी कंट्रीज में थे, वहां पे उन्होंने, ये जो सोशलिज्म है, ये मुख्य टॉपिक रहा। तो टुडे द सोवियत यूनियन हैज ब्रोकन अप एंड द सोशलिज्म इज इन क्राइसिस, बट थ्रू द 20th सेंचुरी इट हैड बीन अ पावरफुल फोर्स इन शेपिंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो सोवियत यूनियन है, अभी कोई सोवियत यूनियन नहीं है रशिया में, ये पूरा तरीके से टूट चुका है, और ये सोशलिज्म है वो पूरी क्राइसिस में है, वहां पे टुकड़ों में बट चुका है। लेकिन 20th सेंचुरी में ये बहुत ही पावरफुल फोर्स रहा, पूरे जो वर्ल्ड है, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, उसको शेप करने में। तो अब जो ये क्वेश्चन आया, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ, तो कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है बिलोंग टू द सेम टाइम। है ना, जब वर्ल्ड में अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कंट्रीज में एक ही तरह की बात हो रही थी, इक्वालिटी की, सोशलिज्म की, फ्रीडम की, लिबर्टी की, इन तरीके की बात हो रही थी, तो यही जो बात हर जगह हो रही है, इसी को क्या कहा जा रहा है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अलग अलग जगह में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन सेम तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। चैप्टर 3 विल टेक यू टू जर्मनी। चैप्टर 3 में हम जर्मनी के बारे में देखेंगे, एंड इट विल डिस्कस द राइट्स ऑफ हिटलर एंड द पॉलिटिक्स ऑफ नाजिज्म। तो यहाँ पे हम हिटलर के बारे में देखेंगे। तो हिटलर के बारे में आपने कहीं ना कहीं नाम तो सुना ही होगा। तो हिटलर हिटलर कैसे एक नेता बना, एक क्रूअल नेता बना, उसके बारे में हमको देखना है। क्या क्या क्रूअलिटी की उसने, क्या क्या अत्याचार किए लोगों पे, उसके बारे में हमको देखना है। और हमको देखना है पॉलिटिक्स ऑफ नाजिज्म। नाजिज्म नाजीज एक ग्रुप था उस समय, जो कि जर्मनी में बहुत ही प्रेवलेंट था उस समय। और ये जो नाजी ग्रुप थे, ये पूरा कंट्रोल करते थे जर्मनी को 1930 से लेके जब तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड नहीं हुआ तब तक। और ये जो है, इन्होंने बहुत ही अत्याचार किए लोगों पे। ये सारी चीजें जो हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे। तो यू विल रीड अबाउट चिल्ड्रन एंड वुमेन इन नाजी जर्मनी, अबाउट स्कूल एंड कंसंट्रेशन कैंप। तो हम यहाँ पे बच्चों के बारे में, महिलाओं के बारे में देखेंगे जो नाजी जर्मनी में थे, और वहाँ पे जो स्कूल्स और कंसंट्रेशन कैंप्स थे उनके बारे में भी। तो you will see how Nazism denied various minorities a right to live, how it drew upon a long tradition of anti-Jewish Jewish feelings to persuade the Jews, and how it waged a relentless battle against democracy and socialism। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो नाजिज्म है, नाजिज्म के कारण जो है, जो माइनॉरिटीज हुआ करते थे वहां पे, जो अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप के जो लोग हुआ करते थे, उनको मतलब जीने का अधिकार ही नहीं है, इस तरीके से उनको जीवन जीना पड़ रहा था। और एक मतलब बहुत ही लंबे तरीके से ट्रेडिशन बना दिया था एंटी जूइश फीलिंग। एंटी जूइश फीलिंग मतलब जो जूइश कास्ट, मतलब जो उस समय उधर जर्मनी में होता है, जो जूइश धर्म को मानते हैं, उनके खिलाफ वो एक एंटी जूइश फीलिंग्स ले आए थे, मतलब उनकी उनके खिलाफ घृणा करने वाली फीलिंग ले आए थे। जिससे क्या है, जो जूइश है उनको बहुत ही बहुत ही सता जाते थे। तो पर्सिक्यूट का मतलब होता है सताना, ठीक है, सताना, जैसे जिससे जो जूइश है उनको बहुत ही ज्यादा सताया गया। एंड हाउ इट वेस्ट, और उसके बाद कैसे जो है एक रेडलेस, मतलब निरंतर लगातार एक बैटल हुई डेमोक्रेसी के लिए और सोशलिज्म के लिए। बट द स्टोरी ऑफ नाजिज्म राइज is not only about a few specific events about massacres and killings। तो ये जो स्टोरी है नाजिज्म की, जहाँ पे ये जो रूल चला है, तो ये बस एक छोटा सा मतलब स्पेसिफिक इवेंट हम, है ना, नहीं है कि जिसमें मतलब सिर्फ मास्कर्स और किलिंग्स, मास्कर मतलब बहुत सारे लोगों की हत्या एक साथ कर देना, जन नरसंहार।
So it is about the working of elaborate and fattening system which operated at different levels. Some in India were impressed with the ideas of Hitler, but most was the rise of Nazism with horror. तो यहाँ पे एक मतलब एक बहुत ही बड़ा एक एलोबरेट सिस्टम रहा है जो नाजिज्म है, और मतलब दो लोगों को डराने वाला, ठीक है, लोगों के मन में डर पैदा करने वाला सिस्टम था, और ऑपरेट होता था अलग अलग लेवल्स में। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में भी कुछ लोग जो है हिटलर के जो आइडियाज थे उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। उनको लगता था कि हिटलर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ये जो नाजिज्म है उसको डर के साथ ही देखते थे। द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज नॉट सिंपली अ स्टोरी ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। इट इट ऑल्सो इट हैज ऑल्सो बीन अ स्टोरी ऑफ वायलेंस, टेररिज्म, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। तो हमारी जो मॉडर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इंसान जो है वो कैसे आगे बढ़ा, कैसे एक मॉडर्न जिंदगी जो अभी हम जी रहे हैं वहां तक पहुंचा। तो ये जो है ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है कि मतलब भाई हमको फ्रीडम मिल गई, डेमोक्रेसी मिल गई, और इस स्टोरी में बहुत सारे अलग पहलू भी है जहाँ पे वॉयलेंस, ठीक है, एकदम हिंसा वगैरह भी हुई है, बहुत ज्यादा मतलब लोगों के ऊपर अत्याचार भी हुआ है, बहुत लोगों की डेथ भी हुई है, बहुत ही खून खराबा भी हुआ है, बहुत ज्यादा तबाही भी हुई है। तो यहाँ पे आगे जो है हम चैप्टर के बारे में देखेंगे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगी, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो अब जो है हम जो नेक्स्ट सेक्शन है उसका भी इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में हम देखेंगे लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज के बारे में। तो इन सेक्शन 2 we will shift our focus to the study of livelihoods and economies. We will look at how the lives of forest dwellers and pastoralists changed in the modern world and how they played a part in shaping these changes. तो हम सेक्शन 2 में देखेंगे जो लाइवलीहुड्स हुआ करते थे। लाइवलीहुड्स मतलब छोटे छोटे काम करके अपना जो जीवन यापन करते हैं, जैसे कि मुर्गी का पालन करना, गाय बैलों को पालना, इस तरीके के लाइवलीहुड, और इससे जो अर्थव्यवस्था, ठीक है, छोटी छोटी अर्थव्यवस्था, उनके बारे में हमको देखना है। और हमको देखना है कि कैसे जो लाइफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ड्वेलर्स मतलब जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, ड्वेलर्स मतलब जो जहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है, और जो पास्टोरलिस्ट, पास्टोरलिस्ट मतलब जो चराने वाले, चरौबा जो लोग हैं, है ना, जो शीप्स को चराते हैं और इधर उधर घूमते हैं, गैया लेके इधर उधर घूमते हैं। तो इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, और इनकी लाइफ के चेंजेस से हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसका आउटलुक कैसे चेंज हुआ है, कैसे उन्होंने हमारी सोसाइटी को चेंज किया है, क्या है, ये सारी चीजें हमको देखना है। ऑल टू ऑफन इन लुकिंग एट द इमर्जेंस ऑफ न्यू मॉडर्न वर्ल्ड we only focus on factories and cities, on the industrial and agricultural sector which supply the market, but we forgot that there are other economies outside these sectors, other people too who matter to the nation. तो जैसे कि हम बात करते हैं, कभी भी हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, अगर अभी भी हम देखेंगे तो हम जो है तो हम जो है सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड में जो है हम इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, सिटीज और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं जो हमको मार्केट में सप्लाई करते हैं चीजें। लेकिन हम ये जो इकोनॉमी इसको हम काउंट कर रहे हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि एक और भी सेक्टर है, एक और भी लोग हैं जो हमारे देश, मतलब हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे विश्व में रह रहे हैं, जो हमको मैटर करते हैं, जो हमारी कंट्री को मैटर करते हैं। तो द मॉडर्नाइज द लाइव्स ऑफ pastoralists and forest dwellers, the shifting cultivators, food gatherers often seem to be stuck in the past. और अगर हम मॉडर्नाइजेशन मतलब मॉडर्नाइज मतलब आज के समय के लोगों के विचार से देखें तो ये जो पेस्टरलिस्ट होते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स होते हैं, फूड गैदरर्स होते हैं, ये पास्ट की बात है। मतलब जो अर्ली मैन्स हुआ करते थे वो लोग ये करते थे, बट ऐसा नहीं है। आज भी जो है अभी के डेट में 2022 के डेट में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट के जो सामान है वहाँ को उसको खाते हैं, और वो जो दुनिया जो है बाहर की दुनिया से दूर रहना है पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो ट्राइबल्स पीपल होते हैं, जैसे कि अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में भी काफी सारे, बस्तर साइड में हो गया, तो जो साउथ है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे कुछ कुछ कम्युनिटीज हैं जो लोगों से अलग रहना पसंद करती है, अबुझमाड़िया कहा जाता है। और अगर आप अंडमान एंड निकोबार, वहाँ पे भी कई कम्युनिटीज हैं जो कि बाहर के लोगों से बिल्कुल भी इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करते हैं। तो उनका लाइफ तो वो तो खैर अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे भी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फूड गैदरर्स हो गया, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हो गया, जो अभी भी है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पास्ट की बात हो गई। तो इट इज इफ देयर लाइव्स आर नॉट इम्पोर्टेंट व्हेन वी स्टडी द इमर्जेंस ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। द चैप्टर in the section will suggest that we need to know about their lives, so see how they organize their world and operate their economies. These communities are very much part of the modern world we live in today. They are not simply survivors from a बायगॉन एरा। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं भाई, इनका भी इम्पोर्टेंस है कि हम जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड देख रहे हैं जहाँ पे एक साथ चेंजेस हो रहे हैं, उनमें इन लोगों का भी इम्पोर्टेंस है कि ये लोगों ने भी हमारे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की है। ये भी हमारी इकोनॉमी से उसको ऑपरेट करते हैं कैसे ना कैसे। जो है ये जो कम्युनिटीज है, ये मतलब हमारा पार्ट ही है भाई। मॉडर्न वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं उसका पार्ट ही है। और ये सब सिंपली क्या है, सर्वाइवर्स नहीं है। जो पहले जो चला बीता जो एरा है, बाइगोन एरा, मतलब जो बीत गया एरा है, जो बीत गया टाइम है, वहाँ के सिर्फ सर्वाइवर्स ही नहीं है। और चैप्टर 4 विल टेक इन द फॉरेस्ट एंड टेल you about the varieties of the forest were used by communities living within them. It will show how in the 19th century the growth of industries and urban centers, ships and railways created a demand for the forest for timber and other forest produce. New demands led to new rules of forest use, the new ways to organize the forest. तो यहाँ पे चैप्टर 4 में हम पूरा का पूरा जंगल में जो लोग रहते हैं उनकी कम्युनिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। और हमको ये देखना है, जब 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ, जब इंडस्ट्रीज हो गया, अर्बन सेंटर्स बनने लगे, शिप्स और रेलवेज का इंक्रीज हुआ, शिप्स और रेलवेज के प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगे, यूज इंक्रीज होने लगा, तो डिमांड बढ़ने लगी कि फॉरेस्ट से हमको टिम्बर चाहिए और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए। तो ये जो डिमांड है, इसके कारण जो है फॉरेस्ट को काटा गया। और ये जो और फॉरेस्ट में कई सारे रूल्स भी लगा दिए गए, जैसे कि हमने 8th क्लास 7th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, 8th क्लास में हमने ज्यादा पढ़ा है कि कैसे जो एक रूल लगा दिया गया कि नहीं भी आप फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को नहीं ले जा सकते। तो ये सब चीजों के कारण जो उनका लाइफ है, जो ट्राइबल्स पीपल हो गए, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस है, उनको हमको देखना है। You will see how colonial control was established over the forest, how forest areas were mapped, trees were classified, plantation were developed. All these development affected the lives of local communities who used forest produce. तो हमको देखना है जब कॉलोनियल कंट्रोल चालू हुआ। ठीक है, कॉलोनियल कंट्रोल क्या होता है, हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो कॉलोनियल कंट्रोल क्या होता है, अगर कोई छोटा सा देश है, वहां पे दूसरा किसी बड़े देश के लोग वहां आ जाते हैं, वहां पे अपना साम्राज्य फैला देते हैं और छोटे देश के लोग को अपने अंडर कंट्रोल में रख लेते हैं, तो इसे कॉलोनियल कंट्रोल कहा जाता है। जैसे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, यहाँ पे अपनी कॉलोनी बसाई, कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश किया, यहाँ पे अपनी कॉलोनीज बसाई और यहाँ के लोगों को अपने अधीन रखने लग गए। तो इस टाइप का जो रूल है उसको कॉलोनियल रूल कहा जाता है। तो ये कॉलोनियल रूल के कारण जो है, अब जो फॉरेस्ट एरिया है उसको उन्होंने अपने कंट्रोल में रख दिया। तो फॉरेस्ट एरिया को मैप करने लग गया, ट्रीज को क्लासीफाई करने लगे, प्लांटेशन डेवलप होने लग गया। तो ये सारे डेवलपमेंट्स के कारण जो है कहीं ना कहीं जो ये लोकल कम्युनिटीज है उनके लाइफ पे बहुत प्रभाव पड़ा। तो दे वर फोर्स्ड टू ऑपरेट विद इन द न्यू सिस्टम एंड रीऑर्गेनाइज देयर लाइफ, बट दे आल्सो रिबेल्ड अगेंस्ट द रूल्स एंड परsuaded the state to change its policy. This chapter will give you an idea of the history of such development in India and in Indonesia. तो यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट के जो नए रूल्स आ गए थे, इनके कारण जो है उनको अपनी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस लाने पड़े, अपने लाइफ को रीऑर्गेनाइज करना पड़ा। तो इस जो चेंज है उसके कारण कई लोगों ने क्या है, रेबल भी किया, विद्रोह भी किया और परसुएड किया। जो स्टेट थे, जो कॉलोनियल रूलर्स थे, उनको उन्होंने परसुएड किया, उनको मनाया कि भाई चेंजेस लाए पॉलिसीज में। तो इस तरीके के जो चेंजेस है, डेवलपमेंट है, इसको हमको देखना है इंडिया और इंडोनेशिया के पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट जो भी हुआ है। अब उसके बाद Chapter 5 will track the movements of the pastoralists in the mountain and deserts, in the plain and plateaus of India and Africa. तो Chapter 5 में हम देखने वाले हैं जो pastoralist है, जो mountains और deserts में रहते हैं, plains या plateaus में रहते हैं, इंडिया और अफ्रीका के perspective से। तो pastoral communities in both these areas form an important segment of the population, yet we rarely study their life, their history do not enter the pages of the textbooks. तो ये जो pastoral communities हैं, ये भी हमारा important segment है हमारी population का, और कहीं ना कहीं जो है हम इसको भूल जाते हैं। अब हम जो अपनी हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें उसको इंक्लूड करना भूल जाते हैं। तो Chapter 5 will show how their lives were affected by the control established over forest, the expansion of agriculture and the decline of basic breed.
It will tell you about the patterns of their movement, their relationship to other communities, and the way they adjust to changing situation. तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखना है कि मतलब ये जो लाइफ है, ये जो पैस्टोरलिस्ट लोग हैं, इनकी लाइफ कैसे इफेक्ट हुई जब फॉरेस्ट के ऊपर कंट्रोल कर दिया गया, एक्सपांशन, एग्रीकल्चर का एक्सपांशन हो रहा था, तो बहुत सारे एरियाज जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर आ जा रहे थे। तो इससे जो है उनके जो ग्रेजिंग फील्ड्स है उनमें कमी आने लग गई। उनका जो पैटर्न था मूवमेंट का, जो हमेशा से वो फॉलो करते आ रहे थे कि हाँ हमको यहाँ जाना है, क्योंकि ये लोग जो है अपने भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। तो ये जो है इनके इस चीजों के कारण जो है इनकी लाइफ में भी बहुत सारा चेंज आया, और जो रिलेशनशिप होती थी उनके अदर कम्युनिटीज के साथ उसमें चेंज आया। और ये इसमें भी चेंज आया, जो चेंजिंग सिचुएशंस को अडॉप्ट करते थे उन सारी चीजों में भी चेंज आया। तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मेकिंग ऑफ द कंटेम्पररी वर्ल्ड अनलेस वी बिगिन टू सी द चेंजिंग changes in the life of the diverse community and people. We cannot understand the problem of modernization unless we look into the impact on the environment. तो हमको अगर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में अच्छे से समझना है, हम चाहते हैं कि हम जो हमारी जो कम्युनिटी है, ठीक है, उसके बारे में हम जाने, तो हमको सारी जो डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ पीपल जो है हमारे वर्ल्ड में रह रहे हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो ये जो प्रॉब्लम था, ये मॉडर्नाइजेशन, भाई मॉडर्नाइजेशन कहीं ना कहीं लोगों को अच्छे रास्ते पे भी लेके जा रहा है, ऐसा नहीं। मॉडर्नाइजेशन से जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के सिर्फ यूजेस है, मॉडर्नाइजेशन होने से सब चीज अच्छा अच्छा ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। मॉडर्नाइजेशन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, तो उस वो जो है वो पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। तो इससे जो है हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि एनवायरमेंट में इम्पैक्ट पड़ने के बाद, इम्पैक्ट मतलब चेंजेस आने के कारण बहुत सारे अदर इफेक्ट्स भी आए हैं, जैसे कि ओजोन लेयर इफेक्ट आप जानते होंगे, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, इतने सारे तरीके के पोल्यूशन हो गए। और बहुत सारे जो है मतलब जो एनवायरमेंट का जो नेचर का जो एक सीरीज चलता था, वो भी बहुत हद तक बिगड़ चुका है। गर्मी के सीजन में पानी गिर रहा है, ठंडी के सीजन में पानी गिर रहा है, कुछ भी मतलब कोई भी सीजन जो है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जो पहले हुआ करता था वैसे अब नहीं रहा है। तो बहुत सारे जो हमको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करें, ट्रीज लगाए, प्लांट्स लगाए, ताकि जो है हमारे एनवायरनमेंट का जो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है वो थोड़ा सा मेंटेन हो सके। तो ये सारी चीज़ें के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे थे ये खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से जो है फर्स्ट चैप्टर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके बारे में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देख रहे, रशियन रेवोल्यूशन देख रहे, और ये जो है जहाँ पे हम ऐसी कम्युनिटीज के बारे में देखेंगे जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं जाना होगा। तो आइए कि वीडियो लेक्चर बिल्कुल वॉच करिए, और ये भी वीडियो लेक्चर जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।